हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए लेकर आए 16 एमसीक्यूज की सीरीज जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, जो लास्ट एग्जाम्स में भी आए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आने वाले हैं। और इसका टॉपिक है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस टाइप के टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आते भी हैं। तो बिना कोई देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इसी टाइप का स्टडी मटेरियल कंटिन्यू मिलता रहेगा। Biomechanics and sports. Question number 1. The terms biomechanics to describe the application of mechanical principle in the study of living organism was adopted in. मतलब जीवित जीवों के अध्ययन में यांत्रिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग का वर्णन करने के लिए बायोमैकेनिक्स शब्द को कब अपनाया गया था या अडॉप्ट किया गया था। तो अपनाया जब गया था अर्ली 1970s में, और ये सबसे पहले क्या बोलते हैं फाउंडेड, या ये कह सकते हैं कि इसको रियलाइज़ किया गया था 1950 में। 1950 में इसको रियलाइज़ किया गया था और 1970 में इसको अडॉप्ट किया गया। द फील्ड वेयर द स्टडी ऑफ फोर्सेस इज इन फोकस इज नोन एज। वह क्षेत्र जहाँ बलों का अध्ययन केंद्रित होता है कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक्स। और काइनेटिक्स होता क्या है? फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच होती है। इसमें अक्सर मोशन ऑफ बॉडीज, फोर्सेज और एनर्जी के बारे में बात की जाती है। ये बेसिकली दो तरीके से होते हैं, डायनेमिक एंड स्टैटिक्स। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। जो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है उसको इस प्रकार से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले बायोमैकेनिक्स का मतलब समझ लेते हैं। बायोमैकेनिक्स का मतलब ये होता है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट इंक्लूडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिसिपेंट एंड इक्विपमेंट। मतलब एक इंसान किसी इक्विपमेंट के साथ, फुटबॉल के साथ, बास्केटबॉल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो तब का उसका मूवमेंट क्या है, इसको बोलते हैं स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं तो कैसे किक करनी है, बास्केटबॉल में आपको शूट कितने डिग्री एंगल पर मारना है कि शूट हो जाए। तो इस तरीके से इन सब बारीक चीज़ों का वर्णन जो होता है वो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में होता है। द टर्म्स फ्लेक्शन रेफर्स टू। फ्लेक्शन शब्द का अर्थ क्या होता है? फ्लेक्शन का मतलब होता है करीब आना। शरीर के दो बॉडी पार्ट जब एक पास में आने की कोशिश करते हैं, उनको जब करीब लाया जाता है तो उसको फ्लेक्शन बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको बोलेंगे बेंडिंग। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है विस्तार। एक्सटेंशन का मतलब जब शरीर के दो बॉडी पार्ट जब दूर जाते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। सेम फ्लेक्शन का अपोजिट कर दीजिए, जैसे एक्सटेंडिंग हो रहा है, स्ट्रेचिंग आउट हो रहा है, इनलार्जिंग द स्कोप ऑफ समथिंग। तो इस टाइप से अगर कुछ हो रहा है जो फैल रहा है, दूर जा रहा है, तो वहाँ पर होगा एक्सटेंशन। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे स्ट्रेटनिंग, क्योंकि बेंडिंग, टर्निंग और ट्विस्टिंग से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। मूविंग अवे फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस इज नोन एज। संदर्भ अक्ष से दूर जाना। संदर्भ अक्ष से दूर जाने का मतलब होता है अबडक्शन, और संदर्भ अक्ष के पास आने का मतलब होता है अडक्शन। तो ये दोनों यहाँ पर हो गए क्लियर। इनको देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी जाते हैं। द प्लेन विच डिवाइडेड द बॉडी इनटू अ लेफ्ट एंड अ राइट इज कॉल्ड। वह तल जो शरीर को बाएं और दाएं भाग में विभाजित करता है कहलाता है। मान लो एक आदमी खड़ा है या आदमी की डमी है, उसको अगर 20 से काटो तो एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सैजिटल प्लेन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द ग्रेटर द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट द। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु की गति जितनी अधिक होगी, जिसकी गति जितनी अधिक होगी उसका मोशन उतना अधिक होगा। और अगर न्यूटन का सेकंड लॉ मैं आपको बताऊं, तो न्यूटन के सेकंड लॉ में होता क्या है कि अगर कोई वस्तु पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो उस वस्तु का फोर्स कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आप फोर्स लगा रहे हैं, तब तक वो वस्तु मोशन में रहने वाली है या ऑब्जेक्ट मोशन में रहने वाला है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा डी। मोर स्टेबल विल इट रिमेन्स इन इट मोशन। जब तक कि उस पर फोर्स लगता जा रहा है तब तक वो मोशन में रहेगा। जैसे फोर्स लगना बंद तो मोशन में आ जाएगी, फिर क्या करेगी? वो रुक जाएगी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज द। अच्छा, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ उसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्टिया बोला जाता है। मीन्स उसको जड़त्व का नियम करके ऐसे भी बोलते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट जहाँ पर है वो वहीं पर रखा रहेगा जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। इसका मतलब हो गया ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज। अब जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है, कि जब तक उस पर आप
फोर्स लगाएंगे तब तक तो वो फोर्स लगा रहेगा, जैसे फोर्स हटाएंगे वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स acting on a moving object is technically defined as change in that object's means किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले बाहरी बल के कारण होने वाले त्वरण को तकनीकी रूप से उस वस्तु में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो अब इसमें बोला क्या जा रहा है, अब मान लो कोई वस्तु है वो कंटिन्यू चल रही है, उस पर आप अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको किसी दिशा में मोड़ना चाहो तो उसको मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी का मतलब वेग परिवर्तन। अगर आप उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, अगर वस्तु पहले से चल रहे तो उसको मोड़ सकते हैं, उसकी चेंज इन वेलोसिटी हो सकती है। कहने का मतलब ये है द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन एन डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स घर्षण बल किसी वस्तु की गति की दिशा में कार्य करता है। तो अगर आप किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम कर रहे हो, मान लो एक टेबल है, उसको आप उठा रहे हैं, उठ नहीं रहे, तो आपने टेबल को घसीटना चालू किया या उसको पुश करना चालू किया, तो जितना ज़्यादा आप टेबल को पुश करोगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन मीन्स जमीन पर या मैट से आपके पैरों में लगेगा, आपके शू में लगेगा, उतना ही ज़्यादा पावर लगेगा। जितना आप उसको धकेलने की कोशिश करोगे उतना फ्रिक्शन आपको चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ये हो रहा, तो ये फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट साइड में लगेगा। अगर किसी वस्तु को आप आगे धक्का दे रहे हो तो फ्रिक्शन हमेशा पीछे की तरफ रहेगा। अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इन विच फ्रिक्शन प्लेज द लीस्ट इंपॉर्टेंट रोल, निम्नलिखित खेलों में से जिसमें घर्षण सबसे कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कार रेस है, उसमें अगर आप कार जितना चलाओगे जितना ज़्यादा नीचे से रेजिस्टेंस मिलेगा उतनी ज़्यादा कार स्पीड में जाएगी। फुटबॉल को जितना ज़्यादा पावर से आप लेके दौड़ोगे या रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा आप उसको क्रिएट करोगे उतना जाएगा। हॉकी में भी जितना स्पीड से आप रेजिस्टेंस दोगे। अब आइस स्केटिंग ही एक ऐसा गेम है कि इसमें रेजिस्टेंस लेवल ना के बराबर होता, मीन्स वो आइस स्केटिंग में बर्फ़ के ऊपर स्केटिंग के साथ फिसलते रहना होता है एक बैलेंस बना के। तो सबसे कम रेजिस्टेंस आइस स्केटिंग में लगता है। फ्रिक्शन इज ए, अब फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन इज ए कॉन्टेक्स्ट फोर्स। कॉन्टेक्स्ट फोर्स का मतलब अगर हम आपको बताएं तो इसको आप कह सकते हैं कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। चाहे आप गेम खेल रहे हो तब आपको अपने शरीर का बैलेंस बनाना है ग्राउंड के ऊपर, या आप दौड़ रहे हैं तब आपको ग्राउंड पर बैलेंस बनाना है, या आप सिंपल खड़े भी हैं तब भी आपको कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना पड़ता है। उसको बोलते हैं घर्षण, और उसको कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं। कि आपको आगे बढ़ने के लिए पीछे घर्षण करना जरूरी है, या आगे बढ़ने के रेजिस्टेंस पीछे लगाना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन अ सरफेस विल जनरेट इज कॉल्ड द ऑफ फ्रिक्शन। मीन्स किसी सतह पर उत्पन्न होने वाला घर्षण की मात्रा के मापन को घर्षण का माप कहा जाता है। अब मान लो आप आगे की तरफ चल रहे हो तो रेजिस्टेंस पीछे की तरफ हो रहा है, मीन्स आप घर्षण पीछे की तरफ कर रहे हो तब आप आगे की तरफ जा रहे हो। तो इसको मापा कैसे जाता है? इसको क्या बोल सकते हैं? इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो कोएफिशिएंट क्यों बोलते हैं इसका भी रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन एंड लोड दोनों की जो यूनिट ऑफ फोर्स होता है उसको पाउंड्स या न्यूटन में मेजर किया जाता है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डायमेंशनलेस। अच्छा, इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर सेकंड ऑप्शन होगा करेक्ट। तो ये थे 16 क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो कि बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स से ली गई थी, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर या फिजिकल एजुकेशन के अंदर बायोमैकेनिक्स और एनाटॉमी दो ही पार्ट ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनसे सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा आता है और इनसे एमसीक्यूज भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनकी भी तैयारी आप करते हुए चलें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।